कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला आज कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा मुस्लिम पक्ष। तो देखिए लगातार मामला कोर्ट में है और उस बीच मुस्लिम पक्ष को भी अपना अब यहाँ पर जवाब दाखिल करना है। जो बड़ी जानकारी अभी तक मिल रही है, आज कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में लगातार सुनवाई जारी है और इस बीच मुस्लिम पक्ष भी देखिए लगातार जिस तरीके से अपनी दलीलें रख रहा है। इस बीच पहले मंदिर पक्ष ने अपना जवाब दिया और इसके बाद अभी मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब देना होगा। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इससे पहले सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। सुनवाई के दौरान मंदिर पक्ष ने मस्जिद पक्ष की तरफ से लंबी दलील देने और पुरानी बातों को दोहराने पर आपत्ति जताई थी। मंगलवार को भी सुनवाई जारी रही और फिर मंदिर पक्ष की दलीलों का जवाब देते हुए मस्जिद पक्ष की एडवोकेट ने कहा कि विवादित जगह वक्फ की संपत्ति है और अब इस पूरे मामले में आज भी जवाब देना होगा मुस्लिम पक्ष को। शाही ईदगाह विवाद मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। आज फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना होगा। अब देखिए मंदिर पक्ष की दलीलों का जवाब देते मस्जिद पक्ष की जो एडवोकेट हैं उनकी ओर से पहले कहा गया कि जो ये कॉन्ट्रोवर्शियल जगह है ये संपत्ति वक्फ की है और इस संपत्ति विवाद का निपटारा केवल वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष ही किया जा सकता है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति होने के कारण ट्रिब्यूनल में समस्या उठा सकता है। उन्होंने कहा पक्षकारों ने 12 अक्टूबर 1968 को समझौता किया था। 1974 में तय सिविल मुकदमे में इसकी पुष्टि की गई, यानी समझौते की पुष्टि की गई है और इसे चुनौती देने की सीमा 3 साल की है, लेकिन मुकदमा 2020 में किया गया। मंदिर पक्ष ने इससे पहले कहा था कि समझौते में देवता कोई पक्ष नहीं थे और ना ही 1974 में पारित अदालती डिक्री में कोई पक्ष था। कथित समझौता श्री जन्म सेवा संस्थान ने किया, जिसे किसी भी समझौते को करने का अधिकार ही नहीं। संस्थान का उद्देश्य केवल रोजमर्रा की गतिविधियों का प्रबंधन था। देवता नाबालिग हैं और नाबालिग के हित के खिलाफ किया गया कोई भी समझौता सही नहीं है। अच्छा, इसमें हिंदू पक्ष का दावा ट्रायल कोर्ट में दाखिल मुस्लिम पक्ष की आपत्तियां दोषपूर्ण हैं, ये दावा किया गया। साथ ही इसमें दावा ये हुआ है कि ट्रायल कोर्ट में शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से दाखिल आपत्तियां ना तो हलफनामे में समर्थित है और ना ही उन पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु का दौरा करेंगे, मीनाक्षी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। थिरुमायम में कोट्टई भैरवर मंदिर भी जाने का कार्यक्रम आज गृह मंत्री अमित शाह का है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब आज अंतिम दिन भी है चुनाव प्रचार प्रसार का। तमिलनाडु के दौरे पर रहने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। मीनाक्षी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन भी हालांकि इस दौरान करते हुए नजर आने वाले हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई। गृह मंत्री अमित शाह की मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचेंगे और वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी दर्शन पूजन करते हुए, वो आपको हम दिखाएंगे। तमिलनाडु के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है और इस दौरान मंदिरों में दर्शन पूजन करते हुए थिरुमायम में कोट्टई भैरवर मंदिर भी जाते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। हालांकि तमिलनाडु में तो लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जब अमित शाह पहुंचेंगे तो कई सारे उनके कार्यक्रम हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो है वो ये कि वो मंदिर में जाकर के दर्शन करने वाले हैं। लेकिन अब बात ओडिशा की, जहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पहुंचेंगे। आज वो बालेश्वर जाने वाले हैं। बालेश्वर में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि अगर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में लोकसभा के चुनाव के साथ ही साथ 29 सीट है ओडिशा में लोकसभा की और इसी के साथ 147 विधानसभा की सीट पर भी वोटिंग हो रही है। और ऐसे में जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आज बालेश्वर जाने का उनका पूरा कार्यक्रम। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर एक तरफ सत्ताधारी दल बीजेडी है, दूसरी तरफ बीजेपी, तो वहीं कांग्रेस भी कई जगहों पर पूरी तरीके से जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रही है। कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनसभाओं के जरिए कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में जन समर्थन की अपील करते हुए तमाम बड़े दिग्गज, तमाम बड़े चेहरे नजर आते हैं। आपको बताते चले कि आज राहुल गांधी इसी कड़ी में बालेश्वर जाने वाले हैं, जहां पर अपने प्रत्याशी के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। और देखिए, इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुल्लू का दौरा है। कुल्लू के ठालपुर में जनसभा को संबोधित योगी आदित्यनाथ करने वाले। कंगना रनौत के पक्ष में वोट मांगेंगे योगी आदित्यनाथ यहां पर। देखिए, बिल्कुल हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कंगना रनौत चुनावी मैदान में है और ऐसे में उनके लिए प्रचार करने पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 1 तारीख को अंतिम चरण के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले कंगना रनौत के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, सीएम योगी लगातार अनेकों राज्यों में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे और इस बीच पहुंच रहे हैं हिमाचल में क्योंकि देखिए आखिरी चरण में मतदान है
और ऐसे में कंगना रनौत के पक्ष में भी वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज हिमाचल में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और देखिए सबसे बड़ी बात यह कि इस आखिरी चरण के लिए हर पार्टी अपनी तरफ से पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और क्योंकि देखिए कंगना रनौत जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में रहती हैं, ऐसे में उनके सामने विक्रमादित्य हैं और ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपनी साख यहाँ बचा पाती है या फिर कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतार कर बीजेपी ने फायदा अपना किया है या फिर यहाँ नुकसान होने वाला है। जो भी रहेगा वो नतीजों के बाद तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रचार जोरों पर है और आज क्योंकि आखिरी दिन है तो ऐसे में तमाम दिग्गज आपको चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। शर्जिल इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत। 2020 के दंगों से जुड़े राजद्रोह का पूरा मामला था। भड़काऊ भाषणों का आरोपी शर्जिल इमाम था। इस बीच 4 साल से जेल में लगातार वो बंद था। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 29 मई को जेएनयू के पूर्व छात्र और स्टूडेंट एक्टिविस्ट शर्जिल इमाम को 2020 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े राजद्रोह के मामले में जमानत दे दी है। शर्जिल को जनवरी 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो तब से लगातार जेल में बंद है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी बंगाल की संस्कृति की। पीएम मोदी का स्टेटमेंट। टीएमसी के गुंडे मठों पर कर रहे हमला, इस्कॉन को गाली दे रहे हैं। ऐसी पार्टी बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर हैं। बंगाल के मथुरापुर में रैली के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार की नीतियों की आलोचना की। तो देखिए लगातार आपने देखा कि पहले 2 दिन पीएम मोदी का यहाँ दौरा रहा पश्चिम बंगाल में, लगातार प्रचार करते हुए नजर आए। ममता दीदी की सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला और ओडिशा भी पहुंचे पीएम मोदी। ओडिशा में भी जमकर चुनाव प्रचार किया। और देखिए ओडिशा में तो सरकार बनाने का दावा भी किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार सरकार बीजेपी की बनने जा रही है और साथ ही साथ वहाँ की जो सीटें हैं उस पर भी जीत का दावा किया जा रहा है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है और राज्यों के मुकाबले अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के लोगों ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि क्या बंगाल की जनता इस बार कुछ बदलाव की बात कर रही है, बदलाव के बारे में सोच रही है या फिर जनता मौजूदा सरकार के नाम पर वोट कर रही है। हालांकि नतीजे सब कुछ तय करेंगे कि जनता ने किसके हक में फैसला किया है, जनता का मूड क्या रहा, जनता का मिजाज क्या रहा, जनता को किसकी बातें पसंद आई। लेकिन इस बीच पीएम मोदी लगातार घेर रहे हैं ममता दीदी को और ऐसी पार्टी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती है, वो ये भी कहते नजर आए। और बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती है। टीएमसी के गुंडे मठों पर कर रहे हैं हमला और देखिए वहाँ पर लगातार जिस तरीके से वोट साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी, वहाँ बीजेपी के तमाम दिग्गज। अब देखना होगा कि जनता पर इन बातों ने कितना असर किया है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर अब आपको बताएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 से जुड़ी हुई भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर खतरा मंडरा रहा है। न्यूयॉर्क में आतंकी हमले का खतरा। आतंकवादी संगठन आईएस ने धमकी इसको लेकर दी है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएस ने अगले महीने न्यूयॉर्क में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच में हमले की धमकी दी है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा है कि उन्होंने राज्य पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। काउंटी के प्रमुख ब्रूस ब्लैकमैन ने कहा है कि हम सुनिश्चित करते हैं कि हम हर संभावित स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी और ज्यादा पुख्ता करने के निर्देश भी दे दिए गए। और भारत और पाकिस्तान का मैच अपने आप में फैंस के लिए एक ट्रीट होता है और फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये खबर सामने आई है। अब देखना होगा कि आगे तस्वीर किस तरीके की सामने आती है। आगे बढ़ते बात करेंगे मिजोरम की, जहां पर पुलिसकर्मियों को वोट की अनुमति की मांग। 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की वोट डालने की मांग। राज्यसभा सांसद ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। मिजोरम के राज्यसभा सदस्य के वनलाल वेना ने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा और आग्रह यह किया गया कि 1047 पुलिसकर्मियों को वोट डालने की अनुमति दी जाए। और इसके पीछे ये भी कहा गया है कि ये अन्य राज्यों में चुनावी ड्यूटी पर थे। पुलिसकर्मी दरअसल 19 अप्रैल को मिजोरम में वोटिंग की प्रक्रिया हुई थी, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक लोकसभा की सीट है। लेकिन चुनाव के वक्त ये अपना वोट नहीं डाल पाए, क्योंकि वो चुनाव ड्यूटी पर अलग अलग स्टेट्स में, चाहे वो बिहार हो, MP हो, यूपी हो, वहां पर थे। और इसी वजह से वो 19 अप्रैल को अपने राज्य में नहीं थे। उन्होंने वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि चुनाव की उनकी ड्यूटी किसी और स्टेट में लगी थी। और इसी वजह से सांसद की तरफ से मांग की गई है कि अब जो वैसे पुलिसकर्मी हैं 1047 जिनकी संख्या बताई जा रही है, उनको आयोग की तरफ से इजाजत दी जाए ताकि वो अपने राज्य में वोट कास्ट कर पाए। हालांकि क्योंकि अब जो वोटिंग की प्रक्रिया पूरे देश में 1 जून को खत्म हो जाएगी, तो क्या ऐसे में अनुमति मिलेगी या फिर नहीं, या फिर कोई दूसरी व्यवस्था बनाई जाती है, वो देखना होगा। फिलहाल सांसद की तरफ से एक चिट्ठी में जरूर इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से ये मांग की गई है।
बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली से खबर, दिल्ली हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीश का तबादला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 1 न्यायाधीश का तबादला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी सिफारिश और इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीशों और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 1 न्यायाधीश का बुधवार को विभिन्न हाईकोर्ट में यहां पर स्थानांतरण कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गत 15 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वी कामेश्वर राव और साथ में जस्टिस संजीव सचदेवा को यहां पर क्रमशः कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीश का तबादला हुआ है और ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। दरअसल कॉलेजियम की सिफारिश के बाद ये फैसला लिया गया, जिसमें 2 जजेस के तबादले की जानकारी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बात करें तो वहाँ के एक जो जज हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ये सिफारिश की थी। दिल्ली हाईकोर्ट के ऐसे 2 जजेस हैं जिनका ट्रांसफ़र हुआ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 1 न्यायाधीश का बुधवार को अलग अलग हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दरअसल बीते 15 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस संजीव सचदेवा को कर्नाटक और एमपी हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश की थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया। एक को कर्नाटक और उसके बाद जो दूसरे जज बताए जा रहे हैं उनको भी दूसरे स्टेट में भेजा गया है, क्योंकि पहले से ही आप देखते हैं एक सामान्य प्रक्रिया और अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीर सामने आती है और इसी कड़ी में एक अहम फैसला लिया गया जहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के 2 यहाँ पर जो जज हैं उनका ट्रांसफर किया गया है। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीशों और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 1 न्यायाधीश का विभिन्न हाईकोर्ट में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गत 15 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस संजीव सचदेवा को क्रमशः कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की थी। और अब बात होगी कोर्ट में आज कौन कौन से केस चलने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी दिल्ली की जो हाल ही में घटना घटी थी, बेबी केयर सेंटर से जुड़ी हुई 7 नवजात की इसमें मौत हो गई थी। इस पर आज सुनवाई होने वाली है। कड़कड़डुमा कोर्ट में आरोपियों की पेशी होने वाली है। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़ा हुआ मामला, इसमें भी आज सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया की राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाएगी। सिसोदिया और अन्य आरोपियों की पेशी होनी है। अगला मामला है कृष्ण जन्मभूमि केस। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। आजम खान डूंगरपुर में एक और मामले में दोषी, इस पर भी सुनवाई होगी। दोषी करार पाए जाने पर आज सजा का ऐलान होगा। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। तो ये तमाम वो केस है जिन पर आज सुनवाई होने वाली, अलग अलग कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है। इसके अलावा कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी होनी है। तो आज ये तमाम वो केस है जिन पर फैसला सुनाया जाना है। दिल्ली बेबी केयर सेंटर, जिसमें एक के बाद एक 8 सिलेंडर फटे, तमाम जो नवजात हैं वो इसमें झुलस गए, 7 नवजात की मौत इसमें हो गई। तो कड़कड़डुमा कोर्ट में आज आरोपियों को पेश किया जाएगा। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ मामला, उसमें भी आज पेशी होनी है। राउज रेवेन्यू कोर्ट में ये पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को पेश आज किया जाना है। कृष्ण जन्मभूमि केस में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।